अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसको आज हम एंड करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो हमारे पास उसका नाम क्या था? उसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आपको आपने पूरा चैप्टर बाकायदा अटेंड किया हो तो आपको पता चलेगा कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सब तो जगह है। हमारी जो है सर से लेकर पाँव तक कंपोजिशन में कितने ज़्यादा अहम हैं। मतलब हमारे फूड में है, हमारे न्यूट्रिशन में है, हमारी सराउंडिंग में है, लाइक विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक हम लोग कह सकते हैं ट्रीज में है, डिफरेंट जगह पे है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी इसी वजह से जो स्टडी है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से हम जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बाकायदा आपके लिए चैप्टर बना दिया। हो सकता था आपको एक टॉपिक दे देते अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वजह से इनके जो है बाकायदा एक नई ब्रांच बना दी है केमिस्ट्री की, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और हम इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को उन्हीं ब्रांचेस में उसी ब्रांच में स्टडी करते हैं जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। अगर बात करें, अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ कि हमारे पास पूरे चैप्टर का, मैं आपको क्विक रिव्यू देती हूँ कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा बायो एलिमेंट्स को, हमने पढ़ा मेजर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे पास सेल के अंदर होते हैं, जो कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस होते हैं। हमने आगे डिस्कस किया कि हमारे पास मेजर माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, proteins, and finally we have लिपिड्स। तो इन सब चारों को हमने स्टडी किया, इनकी जो है हमने इम्पोर्टेंस चेक की, डिफरेंस चेक की। फॉर एग्जांपल हमने जो है कार्बोहाइड्रेट स्टडी किया, उसमें पहले हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी, उनका रोल पढ़ा कि हमारी लाइफ में क्या रोल है, हेक्सोस, ट्रायोस, पेंटोस, उनका क्या रोल है। उसके बाद हमने जो है डाइसेक्राइड को स्टडी किया कि डाइसेक्राइड हमारे पास क्या है, वो एक ओलिगोसेक्राइड की टाइप है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है। तीसरी जो चीज़ हमने पढ़ी उन्हीं कार्बोहाइड्रेट की यूनिट में या कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या कहते हैं पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड के डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक विद स्टार्च, ग्लाइकोजन, उनको आगे फर्दर डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन हमारे पास 70% क्यों होते हैं, उनका रोल डिस्कस किया कि वो हमारे पास बॉडी में कहाँ कहाँ है, उनकी टाइप्स डिस्कस की कि हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, इनके इंडिविजुअल यूनिट्स तक हमने स्टडी किए कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स इनका इंडिविजुअल यूनिट है जिसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है। फिर हमने जो है इनके दरमियान अमाइनो एसिड के दरमियान लिंकेज यानी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को स्टडी किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी वो हमने लिपिड्स पढ़ी। लिपिड्स को हमने हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल यूनिट है हमें स्पेसिफिकली नहीं पता, वो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। हर लिपिड्स की टाइप में, हर लिपिड की क्लास में वो डिफरेंट होते हैं। हमने एसाइल ग्लाइस्ट्रोल को डिस्कस किया, हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, फॉस्फोलिपिड्स के बाद हमने इसको डिस्कस किया, वैक्सेस को, टेरपीन्स को, हमने डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया। फिर हम आ गए किसकी तरफ, न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ होते हैं। हमने डिस्क्राइब किया कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स की कौन कौन सी टाइप है, कंस्टिट्यूएंट बेसिकली डिस्क्राइब किए। फिर उनमें हमने आगे जाके क्लासिफाई किया न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में, डाइन्यूक्लियोटाइड्स में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा लास्ट टाइम, जो कि हमारे पास फ्रांसिस क्रिक मॉडल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है या आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर का बकिया हिस्सा हमने ख़त्म करना है, वो हमारे पास है आरएनए, कि हमारे पास आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमारे पास किधर वो इन्वॉल्व होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हमने डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं राइबोसोमल आरएनए,
ट्रांसफर आरएनए एंड हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स यानी जो हम पास राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए को डिस्कस करने हैं। फिर हमने जो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को, और उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी किसके दरमियान डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए दोनों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हामिल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपके पास आरएनए क्या होता है, और आरएनए के बाद आपको पता चलेगा जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। फिर आरएनए की टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें आप मैसेंजर आरएनए को स्टडी करेंगे। मैसेंजर आरएनए के बाद ट्रांसफर आरएनए को स्टडी करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आइदर क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हम न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद हम ग्लाइकोप्रोटीन, आपके पास हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन, इन सब को हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन आरएनए और डीएनए। तो सबसे पहले लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ जाते हैं कि हमारे पास आरएनए होता क्या है, और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को डिस्कस करते हैं। आरएनए पहले मैं बताती हूँ स्टैंड फॉर वर्ड, एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबो। ठीक है, और इसमें जो आर है वो आपके पास राइबो के लिए है, एन जो है वो न्यूक्लिक के लिए, और ए हमारे पास एसिड के लिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड स्टडी करेंगे। अगर मैं इस राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करूँगी, और राइबो न्यूक्लिक हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड यूनिट से ज्वाइन करके हमारे पास जो है आरएनए आता है, और इसमें जो इंडिविजुअल यूनिट होता है हमारे पास, उसकी क्या कंपोजिशन होती है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड की, राइबो न्यूक्लियोटाइड की क्या कंपोजिशन होती है। ठीक है, वो आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली आपके पास राइबो शुगर से बनना होता है। राइबो शुगर आपको पता है जिसमें हमारे पास थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राइबो न्यूक्लियोटाइड की, के हमारे पास किससे, राइबो शुगर के साथ बेस में हमारे पास एडमीन, थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन जो है ये होती हैं। और अगर हम बात करें राइबो न्यूक्लियोटाइड में, इसमें जो है एक बेसिक डिफरेंस आपके पास ये रिलाई करता है कि आपके पास थाइमीन की जगह आपके पास यूरेसिल होता है। क्या होता है, थाइमीन की जगह आपके पास इसके स्ट्रक्चर में यूरेसिल होता है, और जो है ये जो है ना, इनकी बेसिस पे ये आपको डिफरेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड वो क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ गया। अगर हम बात करें तो इनके स्ट्रक्चर की, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, मतलब इनमें क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंड नहीं होते, जैसे डीएनए में हमारे पास डबल स्ट्रैंड होते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड के पास हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। यूजुअली सम रीजन्स पे वो थोड़ा सा कर्व पैटर्न शो करते हैं, यानी कुछ हमारे पास गवानीन, साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती हैं ऐसे। फिर तब आपके पास थोड़ा सा ही, बहुत कम ही केसेस में हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और वो जो है आपके पास क्या है, एक डबल स्ट्रक्चर, जो हेलिकल, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर वो शो करते हैं, लेकिन वो बहुत कम आपके पास होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपके पास आरएनए होते हैं वो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ये हमारे पास होते क्या, इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये आपके पास बेसिकली न्यूक्लियस में ही साइंथेसाइज होते हैं, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं, आपके पास साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए कि कैसे क्या कहते हैं न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं, ये आपके पास बेसिकली डीएनए के जब टेम्पलेट को कोड कर रहे होते हैं तब फॉर्म करते हैं। कैसे, अगर ये है डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो है आपको पता है डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अंदर आपके पास यूनिट्स होते हैं बेस के, और जो है वो आपके पास किस तरह ज्वाइन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। अगर जो है इसको डीएनए को अपना मैसेज ट्रांसफर करना है
किसको, राइबोसोम्स को, कि वो जो है इस किस्म का प्रोटीन बने। तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, जो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास इसको एक्सटेंड करता है, मतलब हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन सेंड करता है, किसको, हमारे पास प्रोटीन को। तो ये प्रोसेस बेसिकली कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। और हमारे पास 5 to 3 एंड हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। क्या बनता है, हमारे पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होता है, ठीक है। और ये आपके पास जो होता है, आपके पास वो एंटी कोड होता है, या फिर आपके पास जो होता है इस कोडॉन का जो आपके पास होता है वो एंटी कोड होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सब हेडिंग देखें, यहाँ पे आपको नजर आती है कि व्हाट इज जीन, कि हमारे पास जीन क्या है। जीन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, जीन हमारे पास स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, किसमें, हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, जो हमारे पास कोड करता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को। फॉर एग्जांपल जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें जो आपके पास जो बेसिस होती हैं वो जिस तरह अरेंज होती हैं, वो हमारे पास क्या दिखाती है, हमें बताती हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। और अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बात की जाए तो हमारे पास ये कैसे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हमारे पास जो है 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं फॉर 1 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे डीएनए के मॉलिक्यूल की, यहाँ पे जो 3 यूनिट्स होते हैं वो आपके पास सिंगल अमाइनो एसिड यूनिट कोड करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, आपके पास एक लंबी स्ट्रैंड है डीएनए की, तो उसमें जो है आपके पास तकरीबन कहते हैं कि हमारे पास 300 दाने न्यूक्लियोटाइड है। तो हर एक ट्रिपलेट यानी हर एक 3 दाने न्यूक्लियोटाइड आपके पास क्या कोड करेंगे, आपके पास मैसेज कोड करेंगे फॉर द साइंथिसिस, किसके लिए, प्रोटीन साइंथिसिस के लिए। और प्रोटीन साइंथिसिस कैसे करेंगे, अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करके आपको साइंथिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपके पास 300 न्यूक्लियोटाइड है एक स्ट्रैंड में, तो वो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा, 100 अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा। और जो है इनकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अमाइनो एसिड्स की लिंकेज के लिए और आपके लिए प्रोटीन फॉर्म करने के, यानी आपके लिए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने के लिए। खैर ये आपके पास आ गया जीन के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है आरएनए के टाइप्स क्या है। आरएनए हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अगर आरएनए की बात कीजिए तो ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हर सेल सेम मैसेज हर वक्त कोड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपके मसल सेल्स जो है वो डिफरेंट मैसेज कोड करेंगे, और एज कम्पेयर टू आपके रेड ब्लड सेल्स वो डिफरेंट मैसेज कोड करेंगे। मतलब आपके पास जो है जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट मैसेज कोड करेगा हर डिफरेंट सेल में, सही है। आपके पास सबसे पहले अगर मैं मैसेंजर आरएनए की बात करूं कि मैसेंजर आरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या है, हमारे मैसेंजर आरएनए हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, या हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि आपके पास मैसेज को ट्रांसफर करती है फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल टू द राइबोसोम्स, और उसको सेंड करती है कि मैसेज के यार आपने जो है क्या करना है, आपने इस किस्म की प्रोटीन साइंथेसाइज करनी है, क्योंकि आपको डीएनए ने ये कमांड दी है। तो इन टर्न आपके पास जो मैसेंजर होता है, जो कहते हैं ना कि बादशाह और उसके दरमियान जो आपके पास जो आपके लिए ताज बना रहा है बादशाह के लिए, उनके दरमियान जो मैसेंजर है वो आपके पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बेसिकली जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो डीएनए से वो कोड करता है वो लेके जाता है राइबोसोम्स के पास कि ये आप ले और इसके अकॉर्डिंग एक प्रोटीन बनाए, क्योंकि सेल को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और जो है इसी मैसेंजर आरएनए से ही आपके पास जो है क्या होता है, प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस हमारे पास सामने आता है, और बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आ जाता है जो कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मैसेंजर आरएनए आपके पास डिफरेंट होता है, और बात की जाए यूजुअली ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसकी एग्जिस्टेंस साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन ये फॉर्मेशन की अगर बात कीजिए तो इसकी फॉर्मेशन हमारे पास न्यूक्लियस में
होती है। ठीक है, आपके पास जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस में होती है। और अगर बात की जाए कि हमारे पास कितने परसेंट मैसेंजर आरएनए होते हैं, एक नॉर्मल सेल में हमारे पास 3 to 5% आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, स्पेसिफिकली 3 न्यूक्लियोटाइड आपके पास सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं कि आपके पास उस चेन में, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 मैसेंजर आरएनए क्या न्यूक्लियोटाइड चेन है, या फिर हम कह सकते हैं 300 न्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो आपके पास 100 अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा। ठीक है, और अब हम जो है नेक्स्ट चीज डिस्क्राइब करेंगे वो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए कि आया हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए नाम की चीज़ है ये क्या है। ट्रांसफर आरएनए भी आपके पास जो है फॉर्म सेल के अंदर ही होते हैं, और ये किस लिए इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके पास प्रोटीन साइंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात कीजिए ट्रांसफर आरएनए की, तो ये हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। फॉर एग्जांपल आपके पास जो होता है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 18 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, 18 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। अगर हम सेल पे बात करें तो हमारे पास कितने ट्रांसफर आरएनए बेसिकली हैं, हमारे पास 20 टाइप्स और ट्रांसफर आरएनए हैं, जो कि हमारे पास ग्रोइंग चेन में, यानी हमारे पास ग्रोइंग पेप्टाइड चेन्स में अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं। यानी अगर आप यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे चेन चल रही है, सही है, ये आपके पास एक अमाइनो एसिड यूनिट आ गया, एक अमाइनो एसिड आया, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट अमाइनो एसिड है। अब जो ट्रांसफर आरएनए है वो एक अमाइनो एसिड यूनिट लाएगा, उसको यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और इस वजह से इसका नाम हमने ट्रांसफर आरएनए रखा है, क्योंकि ट्रांसफर का काम करता है, अमाइनो एसिड के ट्रांसफर का काम करता है ऑन व्हाट, ऑन द ग्रोइंग चेन। ठीक है, ये ग्रोइंग चेन पे आपके पास ग्रोइंग प्रोटीन चेन या ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पे आपके पास ट्रांसफर का काम करता है। हमारे पास यूजुअली 60 टाइप्स नोन हैं, जिनमें से 20 टाइप हमारे पास बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करने में काम आते हैं। अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए, इसकी परसेंटेज अबाउट हमारे पास 15% है कि हमारे पास एक नॉर्मल सेल में 15% ट्रांसफर आरएनए होता है। ये आपके पास आगे ट्रांसफर आरएनए। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो राइबोसोमल आरएनए डिस्कस करना है। तो आपको पता चल गया कि ट्रांसफर आरएनए किस तरह काम करता है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए अगर मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली कैटलिस्ट एज एक्ट करता है, कैटलाइज्ड करता है एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम, और इसके जो है सीक्वेंस होता है, इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो हर सेल में क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपके पास सेम होता है। ठीक है, आपके पास इसका न्यूक्लियोटाइड सेम होता है, इस वजह से जो नहीं हर सेल में सेम राइबोसोमल आरएनए होता है। और अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, ये हमारे पास अबाउट 80% ऑफ द आरएनए आपके पास कौन सा होता है, वो आपके पास होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको स्मॉल आर के बाद कैपिटल आरएनए से आप जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बताती हूँ, ये आपके पास कैटलिस्ट रोल प्ले करता है, कैटलाइज करता है राइबोसोम की एक्टिविटी फॉर द प्रोटीन साइंथेसिस। और हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास करते हैं इसकी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है और हर सेल में सेम होती है, और अबाउट 80% आपके पास यही कंपोज करता है। नेक्स्ट, अब ये आपको वापस में एक रिव्यू देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल। मैसेंजर आरएनए बेसिकली इसके नाम से पता चलता है, ये मैसेजिंग में काम करता है। किसकी मैसेजिंग में एज अ मैसेंजर काम करता है, वो काम करता है एज अ मैसेंजर बिटवीन क्या कहते हैं, डीएनए, और हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स, यानी प्रोटीन साइंथेसिस में भी काम करता है, एज अ इंटरप्रेटेटर काम करता है। फिर हमारे पास आया ट्रांसफर आरएनए में हमने बात की है कि हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस जो है, ये हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल होता है, 18 न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट होते हैं। यूजुअली जो है हमारे पास किस लिए काम आते हैं, हमारे पास जो है अमाइनो एसिड की ट्रांसफर के लिए काम आता है ऑन द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। इसके पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम एंटीकोडॉन कहते हैं, और वो एंटीकोडॉन रीजन है वो आपके पास जो है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है इन द राइबोसोम, इन द मशीनरी,
ऑफ द जो हमारे पास राइबोसोम होती है, उस मशीनरी में जो है हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए के वहाँ पे अटैच हो जाता है। खैर जो है ये इस तरह काम करते हैं और जो है ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को बढ़ाता चाहता है विद द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फिर हमने राइबोसोमल आरएनए बताया, हमने बोला कि ये कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब राइबोसोम के साथ कैटलाइज्ड करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। 80% हमारे पास इसकी कंपोजिशन होती है और मतलब हर सेल में ये सेम होता है और जो है सेल्स में लिंकेज नहीं करता। इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो हमेशा स्पेसिफिक ही रहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास ये जो मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हमें क्या रिजल्ट करते हैं? हमें रिजल्ट करते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, हमारे पास जो है बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और यूजुअली आपके पास जो है स्ट्रक्चरल रोल ज़्यादा प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरा रोल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास 2 या मोर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके बनते हैं। जैसे कि आपके पास जो एग्जाम्पल्स के नाम ही देख के आप पहचान जाएंगे, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपके पास कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए जो आपके पास कंजुगेटेड हैं, यानी हमारे पास इनमें 2 या हमारे पास मोर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिपोप्रोटीन। अगर लिपोप्रोटीन की बात की जाए तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जब हमारे पास लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट करते हैं? लिपो। और अगर हम न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें, अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं? ये हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म करते हैं। अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ और हमें कौन से मॉलिक्यूल देते हैं? हमारे पास ग्लाइको मॉलिक्यूल्स। ग्लाइको हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको हमारे पास किस लिए इन्वॉल्व हुआ है? ग्लाइको हमारे पास ग्लूकोज के लिए टर्म यूज हुआ और हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन के लिए। इसी तरह न्यूक्लियो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के लिए और लिपो हमारे पास लिपिड के लिए। अगर बात की जाए सबसे पहले यूज की लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन बेसिकली आपके पास सेल मेम्ब्रेन में होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास और डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है आपके पास जो है, और जो यूकैरियोट्स के मेम्ब्रेन होती हैं उनमें जो है लिपोप्रोटीन एग्जिस्ट करता है। और अगर बात की जाए न्यूक्लियोप्रोटीन, अगर डीएनए और आरएनए की बात की जाए वो एक्चुअली में आपके पास ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम्स आपके पास एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस और हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड्स को यानी डीएनए और आरएनए को मिला के हमारे पास प्रोटीन यूनिट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। और जो अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात, ये भी हम पे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है और इसमें जो लिंकेज होती है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होती है और ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के जरिए दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और ये भी आपके पास स्ट्रक्चरल रोल यानी सेल मेम्ब्रेन वगैरह में फाइंड होता है। तो आपके पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जैसे कि 2 मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स रिजल्ट करते हैं जिनको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हमने डिस्कस किया लिपोप्रोटीन्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन के यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर हमें पास लिपोप्रोटीन देते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन देते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास ग्लूकोज और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन देते हैं। खैर, ये आपके पास आगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब जो हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट चीज बेसिकली डिस्कस करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, हमारे पास डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जो हमारे पास डिस्कस करने हैं, हमने डिस्कस करना है
बेसिक जो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सबसे पहले पॉइंट मैं आपके पास डिस्कस किया कि शुगर जो होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में, और आरएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, राइबोस होते हैं। इसके अंदर जो बेसिस होती है वो हमारे पास क्या होती है, डीएनए के मॉलिक्यूल अंदर हमारे पास एडनीन होती है, थाइमिन होती है, गवानीन होती है और साइटोसिन होती है। और अगर हम आरएनए की बात करें, इसमें बेसिस जो है कौन सी होती है, एडनीन होती है, यूरासिल होती है, गवानीन होती है, साइटोसिन और थाइमिन जो है हमारे पास इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि डीएनए में हमारे पास यूरासिल नहीं प्रेजेंट होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे देखें यहाँ पे आपको दिखाया कि है डीएनए का मॉलिक्यूल, तो आपको ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर हम बात करें आरएनए की, आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इनके रूल्स की बात करें, ये हमारे पास शारगाफ्स रूल फॉलो करते हैं डीएनए, और जो आरएनए है वो नहीं करता। बेसिस हमारे पास जो है इसमें मॉडिफाइड नहीं होती है डीएनए में, जबकि बेसिस आरएनए में हमारे पास मॉडिफाइड है। हमारे पास जो इसके बारे एक और फैक्टर है, इट इज स्टेबल एंड नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली बाय अल्कलीज, जो है ये ज़्यादातर हमारे पास स्टेबल होता है, और उसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमारे में अल्कली की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस एजेंट इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें आरएनए की, ये थोड़ी अनस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अल्कली से। डीएनए कंटेंट इज कांस्टेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये है आरएनए जो है वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब जो डीएनए का कंटेंट होता है वो हर सेल में जो है सेम रहता है, और जो है सिर्फ डिफर करता है आपके पास ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब आपके पास क्रोमोसोम का लेवल हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम जब हाफ हो जाते हैं तो इंटरन आपके पास जो है डीएनए के जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी आपके पास हाफ हो जाती है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक ही अगर आप अपने ह्यूमन की सेल की बात करें, जो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल डिफरेंट सेल्स के अंदर होंगे, वो जो बिफोर सेल डिवीजन उनमें सेम होंगे, लेकिन जब हम आरएनए की बात करें वो हर सेल में वेरी करेगा। द लाइफ टाइम ऑफ डीएनए इज कंपैरेटिवली हाई। अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो डीएनए का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है, और आरएनए का जो है हमारे पास शॉर्ट होता है। अच्छा, हमारे पास जो डीएनए है वो कोई भी डीएनए हमारे पास कैटालाइटिक नहीं होता, लेकिन आरएनए हमारे पास कैटालाइटिक होता है। अगर डीएनए की बात करें हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम आरएनए की बात करेंगे, ये भी हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स और साइटोसोल में एग्जिस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आपके पास सिंगल स्ट्रक्चर है, आपके पास जो शुगर फॉस्फेट है, ठीक है, यहाँ पे जो शुगर और फॉस्फेट जो साइड में अटैच हुए हुए जो बैकबोन है, उसके आसपास आपके पास क्या अटैच है, न्यूक्लियोबेसिस है, जो आपके पास देखिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाई जा रही हैं। और अगर हम बात करें डीएनए, तो आपके पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, और जो है हमारे पास इनके दरमियान जो बेसिस है वो भी एक पेयर में एग्जिस्ट करती है, इसमें जो है बेसिस पेयर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने क्या डिस्कस किया आज हमने डिस्कस किया आरएनए के बाद हमने डिस्कस की कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, उसमें मैसेंजर आरएनए को डिस्कस किया, उसमें हमने ट्रांसफर आरएनए को डिस्कस किया, और हमने जो ये फाइनली राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस किया। फिर हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, उसके मतलब हमने यूजेस वगैरह, रोल वगैरह देखेंगे कहाँ पे होते हैं। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया, डिफरेंस डिस्कस किया बिटवीन डीएनए और आरएनए के, डीएनए और आरएनए किस तरह डिफरेंट है। लेकिन आप एक बेसिक चीज़ याद रखें, जो डीएनए होते हैं उनमें डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए में हमारे पास क्या होती है, राइबोज होती है। ठीक है, बेसिस वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया, डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप जो है आगे आप देखें कि हमारे पास जो डिफरेंस लाई कर रहे हैं वो आपके पास बेसिकली राइबोस में, यानी हमारे पास जो शुगर है उसमें एग्जिस्ट करे। इसके अलावा एक बेस जो हमारे पास यूरासिल है वो हमारे पास डीएनए में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि आरएनए में जो है थाइमिन नहीं एग्जिस्ट करती। एक डबल स्ट्रैंडेड है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक जो है एक में जो है बेसिस मॉडिफाइड नहीं है और एक मॉडिफाइड है, और जो नहीं है जो एक के कंटेंट कांस्टेंट रहते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और एक के जो कांस्टेंट है वो हमारे पास वेरी करते हैं। लाइफ स्पैन की बात की, जो डीएनए का लाइफ स्पैन होता है वो जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम आरएनए की बात करें, उनका जो है लाइफ स्पैन कम होता है।
जो डीएनए होते हैं हमारे पास, नो नेचुरल डीएनए हमारे पास क्या कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बल्कि हम जो आरएनए है वो कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम आरएनए आपके पास कैटालाइज करता है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को। और अगर बात की जाए कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन की बात की जाए, तो ये एक न्यूक्लियस में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस। और ये टॉपिक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करें, पढ़ें और इसकी प्रिपरेशन करें। और ख़ास तौर पे अगर आप डिफरेंस ऑफ आरएनए और डीएनए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा डिस्कस करें अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और इसका जो नहीं है बार बार रीड आउट करें। अगर आपके पास कोई भी क्यूरीज हैं, आप जो है अपने टीचर से पूछें, और जो है अपने देखें कि आपको सही तरह आया या नहीं आया। इसके लिए आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और क्विक क्विज़ेस अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्विक क्विज़ेस अगेन मैं बोलती हूँ कंसेप्चुअल स्टडी इज़ बेटर देन रट्टाफिकेशन। आप रट्टाफिकेशन ना ही करें तो अच्छा है, कंसेप्चुअल स्टडी करें, क्योंकि चैप्टर फिर मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री पे बेस, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ये आप चैप्टर स्किप कर दें, तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और केमिस्ट्री को अच्छी करें अगर ये चैप्टर आपने अच्छा पढ़ना है, मतलब अगर रिवाइज करें 10th के कोर्स में आप केमिस्ट्री की जो बुक है उसको स्पेसिफिकली, उनमें जो है फंक्शनल ग्रुप वाला जो चैप्टर है, जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है, उसको जो है वो स्टडी करें, उसको पढ़ें, ताकि आपको जब ये लेक्चर सुने या फिर आप जब ये पढ़ने लगे चैप्टर, तो आपके लिए आसानी हो। और जो है अच्छी तरह तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है। आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, एमसीक्यूज सबको डिस्कस करें और ख़ुद देखें कि आपको कितना कितना आ चुका है। अगर नहीं आता तो वापस लेक्चर समझिए, क्योंकि आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस के आंसर है वो इसी लेक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। और पढ़ें, अच्छी तैयारी करें इस चैप्टर की। और यहाँ तक मेरी तरफ से बस, और हम अगली बार नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जो है उसकी फर्दर हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक के लिए काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।